किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। यू आर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, धमकियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। और हिला रहा है। जंग अभी जारी है। अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं हैं, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के तनाज़े पर हाथ खड़े कर दिए हैं और मामले पर सालिसी का हुक्म देकर 27 साल से ज़ेर इल्तिवा मामला बज़ाहिर एक मरतबा फिर लटका दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की ज़मीन से मुताल्लिक़ महफूज फैसला सुनाते हुए इस मामले पर मसालिहत के लिए 3 रुकनी सालिसी कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी 8 हफ्तों में इस मसले को हल करेगी, इसका हल तलाश करेगी। सालिसी कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड इब्राहिम खलीफुल्लाह, श्री रविशंकर और सीनियर वकील राम पंचू शामिल हैं। समातों को पोशीदा रखा जाएगा, इसकी मीडिया रिपोर्टिंग पर भी पाबंदी होगी। सालिसी की कार्रवाई की तमाम समातें फैज़ाबाद में होंगी, जिसका नाम मोदी सरकार ने बदलकर अयोध्या रख दिया है। नरेंद्र मोदी की काबीना की अहम वजीर उमा भारती ने आज मीडिया को यह बताया कि अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि भारत की इस वक्त इक़्तिदार में जमात बीजेपी, उसका मैंडेट भी यही है, उसने इसी पर वोट भी लिया है और इसी को वो लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सालिसी कमेटी की शफाफियत और गैर जानिबदारी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। सालिसी कमेटी के रुकन श्री रविशंकर राम मंदिर की तामीर के हक़ में बाबरी मस्जिद की मुखालफत का भरपूर इजहार करते रहे। माजी में ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। उनका मानना है कि बाबरी मस्जिद की तामीर से अमन नहीं होगा, बल्कि ये अमल भारत के 100 करोड़ हिंदुओं को मुश्तिल कर देगा। भारतीय सियासतदान और मजलिस-ए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सालिसी कमेटी के रुकन श्री रविशंकर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिए हैं। मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा। इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के तायद में है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है। यानी मोदी सरकार और भारतीय अदलिया इस अहम मामले पर उन्हीं इंतहा पसंद रहजनों को रहबरी सौंप रहे हैं जिन्होंने दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जिसके बाद पूरे भारत में मुस्लिम कुश फसादात में 4000 से ज़ायद मुसलमान जाँ बहक हो गए थे। लेकिन ताज्जुब खेज़ बात है कि बाबरी मस्जिद की शहादत पर हिंदू बलवाइयों के हाथों मुस्लिम कुश फसादात पर 14 तहकीकाती कमेटियों और कमीशनों के बावजूद आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई है। दुनिया भर के मौरखीन मुत्तफ़िक़ हैं कि बाबरी मस्जिद मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1528 में तामीर कराई, जबकि इंतहा पसंद हिंदुओं का दावा है कि बाबरी मस्जिद हिंदुओं के भगवान रामचंद्र की जन्म भूमि पर कायम की गई थी। पिछले 27 साल से राष्ट्रीय सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना समेत दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर तरीन रहनुमा LK एडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह तक कट्टर हिंदू परस्त तमाम रहनुमा बाबरी मस्जिद की शहादत को धड़ल्ले से तस्लीम करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नए वजीर आला योगी
आदित्य नाथ तो ये कहते हैं कि जब बाबरी मस्जिद को गिराने से कोई नहीं रोक पाया तो राम मंदिर बनाने से कौन रोकेगा। पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम कुशी मोदी सरकार के इंतखाबी एजेंडे का मुस्तकिल हिस्सा है और साबका इलेक्शन में भी बीजेपी राम मंदिर की तामीर के वादे पर हिंदुओं के बड़े तबके का वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। इस बार भी भारत में पाकिस्तान से जंगी जुनून और मुस्लिम मुखालफत नरेंद्र मोदी का अहम एजेंडा है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष काशिप, साबिक सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माहिर भी हैं। डॉक्टर साहब आदाब। ये फरमाएं कि आपको इस पर तशवीश होती है, आपके यहाँ कोई परेशानी पाई जाती है कि आपके मुल्क का, आपके देश का जो एक चेहरा है सेकुलर भारत का, वो राम मंदिर के मामले पर जो है वो धुंधलाता हुआ नजर आ रहा है। परेशानी है आपके यहाँ? नहीं, देखिए परेशानी का तो कोई सबब नहीं मालूम होता, क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा अदालत है हमारी, उसने फैसला किया है कि आपसी फैसले से कोशिश की जाए। तो अगर आपसी फैसले से प्यार मोहब्बत से बात तय हो जाती है, दोनों फरीक एग्री कर जाते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो अच्छा कदम है। अच्छा, 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने फरीकैन को आधी आधी ज़मीन जो है वो देने का फैसला किया था। ये फैसला नहीं माना गया, इस पर भी अमल नहीं हो सका। तो अब जो कमेटी बनी है वो भी तो यही फैसला करेगी कि दोनों को बिठाया जाए और ज़मीन का बंटवारा हो जाए। आपको लगता है काबिल अमल होगा, ये हो सकता है? अब देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसमें उन्होंने 3 हिस्सों में बांटी थी जमीन। 3 हिस्सों में बांटी थी, एक तिहाई। और हमारे आइन के हिसाब से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में गए और दोनों ही फरीक सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अब की है एक के मेडिएशन से कोई फैसला हो जाए, दोनों फरीक को बैठाकर। फॉर्मर जज करीमुल्ला साहब हैं, उनकी सदारत में 3 मेडिएटर्स की कमेटी एक बनाई है। तो वो अगर फैसला कोई कर पाती है तो बहुत अच्छी बात होगी। सुभाष जी, पहले भी तो कमेटियां बनी और इस तरह की चीज़ें सामने आती रहीं, कोशिशें होती रहीं, नहीं हो पाया। अब 8 हफ्तों का टाइम है। अगर अब भी ये फैसला नहीं हुआ तो मामला तो सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कहाँ जाएगा फिर? सुप्रीम कोर्ट को अगर फैसला नहीं हो पा रहा तो आखिरी दम तक कोशिश तो करनी चाहिए। तो अगर नहीं हो पाता तब भी कोई बात नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो रास्ता खुला ही हुआ है और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो सभी फरीकान को मंजूर होगा। अच्छा, बीजेपी की हुकूमत है इस वक्त भारत में और जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि राम मंदिर ज़रूर तामीर करेंगे। जो भी फैसला आता है, चाहे वो राम मंदिर की तामीर का आता है, ज़मीन के बंटवारे का आता है, बाबरी मस्जिद को बहाल रखने का आता है, खैर ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ज़मीन के बंटवारे की बात है। ये फैसला अगर 8 हफ्ते में हो जाता है या नहीं हो पाता, दोनों सूरतों में बीजेपी की हुकूमत पर, पार्टी पर, इनके इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, इलेक्शन पर तो कोई असर पड़ने का सवाल ही है, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में अगर जो था तो उसके हिसाब से तो उन्होंने नहीं किया और मोदी जी ने ये डिक्लेयर किया कि हम आइन के हिसाब से ही चलेंगे। और आइन के हिसाब से चलने का मतलब तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना होगा। तो आइन के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी जी ने भी आइन की इज्जत की और जो मैनिफेस्टो में अपने था उसको उसके हिसाब से कोई कदम नहीं उठाए।
ठीक, सुभाष जी ये बताइए कि आपने कहा कि मोदी साहब ने कहा कि आइन के मुताबिक चलेंगे, वो आइन के मुताबिक चल रहे हैं। क्या वाकई भारतीय आइन इस बात की इजाज़त देता है कि किसी की इबादत गाह को गिरा दिया जाए और फिर उसके बाद उस पर केस चले और ज़मीन का बंटवारा हो? देखिए, ये तो सियासी मामला है, इस पर मैं नहीं, आईनी राय क्या है, क्योंकि आप माहिर हैं आइन के भी। नहीं, आइन में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बारे में आइन का इस बारे में नहीं है कि मस्जिद गिराई गई या उससे पहले मंदिर गिराया गया। ये तो सब पॉलिटिशियंस की दायरे में आती हैं बातें। दोनों तरफ से वो कहते हैं कि मंदिर गिराया गया और फिर मस्जिद बनाई गई, ये कहते हैं कि मस्जिद गिराई गई। तो ये तो या तो अदालत तय कर सकती है या आपसी फैसले से हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष काशिप जी, साबिक सेक्रेटरी जनरल लोकसभा और माहिर भारतीय आइन यहाँ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अहवाल सुनाएंगे आपको PSL का, जो अब कराची पहुँच गया है। PSL 2019 का मेला मुत्तहदा अरब अमीरात में धूम मचाने के बाद दूसरे मरहले में अब कराची पहुंच गया है। 9 दिनों में 6 टीमों के दरमियान 8 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें 17 मार्च इतवार के रोज खेला जाने वाला फाइनल भी शामिल है। मैचेस कल से शुरू होंगे और शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को एक्शन में देख सकेंगे। दुनिया भर से इंटरनेशनल खिलाड़ी अपनी अपनी टीमों की नुमाइंदगी के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के इमेज के लिए निहायत खुश आइंद है। मजीद क्या गहमा गहमी, क्या तैयारियां हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जबरदस्त तैयारियां, बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। असलम साहब, क्या माहौल है शहर का, खास तौर पर नेशनल स्टेडियम के अतराफ का? मसूद रजा साहब, अगर हम बात करें कि पिछली बार 1 मैच मिला और इस बार 8 मैच मिले हैं, तो कराची के अवाम जितना खुश हो सकते हैं उसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम बात करें कि शहर फैसल पर FTC, तो वहाँ रात 4 बजे तक एक मेला लगा रहता है। और अगर हम बात करें नेशनल स्टेडियम की, जहाँ इस वक्त मौजूद है, तो यहाँ भी जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो खिलाड़ियों की तस्वीर लगी हुई है, उसके साथ वो सेल्फियाँ बनवा रहे हैं, चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे वो नौजवान लड़कियाँ हों, और उसके साथ साथ बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। इतना जोश व खरोश देखने में आ रहा है। पहले तो एक ही मैच मिला था, लेकिन इस बार चूँकि मैचेस ज़्यादा हैं तो शहरियों में जोश व खरोश भी ज़्यादा है। क्रिकेट से जो एक मोहब्बत और जो दीवानगी है, वो कराची के शहरियों की अपनी मिसाल आप है। अभी भी आप देखेंगे गहमा गहमी का माहौल है। और अगर हम बात करें कि मुख्तलिफ जगहों पर शहरियों की सहूलत के लिए भी कैंप्स लगाए गए हैं, और जो एक सिक्योरिटी के तनाजुर में भी यहाँ पर कैंप्स लगाए गए हैं। 13,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार होंगे जो इस मेगा इवेंट की जो सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। लेकिन शहरियों की जो मजमूई तौर पर हमने देखा कि आमद का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नेशनल स्टेडियम की तरफ भी और FTC की तरफ भी जो है वो जाते हैं। जो तस्वीर मौजूद हैं, जो क्रिकेट का एक स्टेडियम सा बनाया हुआ है, वहाँ पहुँच के सेल्फियाँ बनाते हैं। और इस इवेंट में कल के मैच में भी यकीनी तौर पर लोग शिरकत करेंगे, लेकिन जो फाइनल का मार्का 17 मार्च को होगा, यकीनी तौर पर वो एक तारीख साज होगा कि जिसमें शहर कराची के लोग बड़ी तादाद में शरीक होंगे। बहुत शुक्रिया आपका असलम खान। कराची का नेशनल स्टेडियम इस वक्त जगमगा रहा है, रोशनियों से भरा हुआ है और शहर का माहौल भी ज़बरदस्त है। कराची का अमन बहाल हो चुका है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कराची में इस हवाले से अब तरतीब दिए जाते हैं। आज विमेन डे मनाया गया और इस हवाले से भी शहर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी आज यौम निस्वां खासे जोश खरोश से मनाया गया। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में मर्द, औरतें, बच्चे बाहर निकले। उन्होंने नारे लगाए और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बैनर्स भी उठाए हुए थे। उन्होंने आला हुकूमती शख्सियात, सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ ने भी इस मौके की मुनासबत से पैगाम जारी किए। इसी मुनासबत से आज सेनेट में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली सेनेटर कृष्णा कुमारी को चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने एजाज़ी तौर पर सेनेट के इजलास की सरबराही सौंपी। आज के इस ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर अब मैं
सेनेटर केशुभाई जो हमारे प्रिजाइडिंग पैनल ऑफिसर भी हैं, उनसे गुजारिश करूंगा वो आके इजलास की सदारत करें। थैंक यू सर। पहले तो मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूँगी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं आज इस सीट पे बैठी हूँ और मैं ये पाकिस्तान को सलाम पेश करती हूँ, पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करती हूँ और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तानी हूँ, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी। 8 मार्च के हवाले से ये दूसरा साल है जब पाकिस्तान के नौजवानों में खुसूसी दिलचस्पी नजर आती है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर दिन भर हैशटैग इंटरनेशनल वुमेन डे टॉप ट्रेंड करता रहा और लोग ख़वातीन की जद्दोजहद, माशरे में उनकी खिदमात और उनके हुकूक़ के हवाले से इजहार ख्याल करते रहे। हमारी साथी अरीशा मजहर शाम गए कराची में ख़वातीन के आलमी दिन के मरकज़ी इज्तिमा में गईं। वहाँ क्या माहौल था, आइए उनकी रिपोर्ट में देखते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अपोजिशन पर दबाव भी बढ़ रहा है। खासतौर पर जरदारी साहब के लिए तशवीश दिन ब दिन बढ़ रही है। सिंध में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स केस में आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई, जिसमें नैब ने सिंध के सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन आफ्ताब मेमन को गिरफ्तार किया है। अब सिंध में सरकारी जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट, इससे हासिल शुदा मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का मजीद कच्चा चिट्ठा खुल सकेगा। नैब के हाथों गिरफ्तार आफ्ताब मेमन ने पहले ही जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट की 3 रेफरेंस में जमानत कबल गिरफ्तारी करवा रखी है। एक चौथे रेफरेंस के तहत उनको गिरफ्तार अब किया गया है, जिसमें इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने 80 करोड़ रुपए मालियत की ज़मीन सिर्फ 73 लाख रुपए में अलॉट की और यह अदायगी भी जाली बैंक अकाउंट केस में शामिल एक बेनामी अकाउंट से की गई है। इस अकाउंट का ताल्लुक बिलवास्ता या बिलावास्ता ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप से जा मिलता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि जरदारी साहब की तशवीश दिन ब दिन बढ़ रही है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अंदरून सिंध पीपल्स पार्टी के गढ़ थर में अवामी जलसा किया। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ पीपल्स पार्टी को ललकारा बल्कि बिलावल भुट्टो को तंबीह भी की कि उनके वालिद आसिफ अली जरदारी ने उन्हें भी जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा दिया है। जनरल मुशर्रफ ने अमेरिकन प्रेशर में आके आपके वालिद साहब को एनआरओ दे दिया। जब आपको एनआरओ मिला तो $60 मिलियन आपका स्विट्जरलैंड में पड़ा था, वो भी आपको मिल गया। $6 करोड़ स्विट्जरलैंड में पड़ा था, वो आपको मिल गया एनआरओ जब मिला। फिर सरे माल जो आपने असेंबली में कहा था आपका नहीं है, जब एनआरओ मिला सरे माल का पैसा भी आपने हासिल कर लिया। अगर आप उस वक्त करप्शन से यू टर्न कर जाते तो आज आप अदालतों के अंदर ना फिर रहे होते। वो टाइम था यू टर्न करने का। पुरानी अच्छा भला आपको पैसा भी मिल गया, एनआरओ भी मिल गया, और वो टाइम था करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से यू टर्न करना। कर जाते तो आज ये जो कभी नैब के चक्कर लग रहे हैं, और वालिद साहब ने आपको भी फंसा दिया है, नाम तो आपका भी आ गया फेक अकाउंट्स में। तो यू टर्न बिलावल कई दफा बड़ी अच्छी चीज होती है, बड़ी मुश्किलों से बचा देती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। वजीर आज़म पाकिस्तान खुद अपोजिशन रहनुमाओं को, अपोजिशन को खुद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और बरमला तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे ही, लेकिन पहले उस मामले पर जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब को यकीनी तौर पर शदीद तशवीश होनी चाहिए, सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन आफ्ताब मेमन की गिरफ्तारी का मामला। इख्तियार खोकर साहब बाखबर सहाफ़ी हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, पहले तो ये बताएं कि ये आफ्ताब मेमन साहब हैं क्या, इनका बैकग्राउंड क्या है?
जी मसूद साहब, आफ्ताब मेमन साहब एक PCS सर्विस ग्रुप के हुकूमत सिंह के ग्रेड 20 के अफसर हैं, काफ़ी सीनियर अफसर हैं, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के क़यादत के और उनकी हुकूमत सिंध के बहुत करीब रहे हैं और इस पूरे टेन्योर के दौरान जो 8-10 साल का है बड़ी अच्छी और जो प्राइम पोस्टिंग पर उस पर रहे और उसमें ख़ास तौर पर सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन रहे। इसके आप अंदाज़ा करेंगे इतना ये करीब है कि इसके ख़िलाफ़ 3 रेफरेंसेस में ज़मानत के रहे, 2 रेफरेंसेस इसके ख़िलाफ़ ज़ेर समात हैं अदालत में, जिसमें एक सबसे बड़ा रेफरेंस जो है ना वो क्लिफ्टन के करीब साहिल समंदर की कोई 300 अरब रुपए की ज़मीन है। इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने KMC को उसकी अलाटमेंट का गलत आर्डर दिया था। उस पर भी ज़मानतों के बावजूद हुकूमत सिंध ने 2 बार हटाने के बावजूद दोबारा उसको सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन के अहम ओहदे पर जहाँ की इंक्वायरीज हैं, जहाँ के रेफरेंसेस उसके खिलाफ ज़ेर समात हैं, उस आदमी को दोबारा उसी पोस्ट पे रखा और आज फिर एक चौथे रेफरेंस में वो गिरफ्तार हो गए। और इन रेफरेंसेस में तो ये ज़मानत पर हैं, बाहर हैं, अपनी सीट पर ही बैठे हुए थे। अब ये 14 रेफरेंस है, ये क्या केस है, ये क्या मामला है? ये बड़ा दिलचस्प केस है मसूद साहब। ये केस ये है कि ये ज़मीन जो है स्कीम 33 हाउसिंग KDA स्कीम हाउसिंग 33 जो है उसकी कैसे कोई 7 एकड़ की ज़मीन है। ये ज़मीन 1994 में सैयद अब्दुल्ला शाह साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने एक्सचेंज के तौर पे किसी शख्स को दी थी सेक्टर 31 और 74 में। लेकिन बाद में 2014 में सिंध हुकूमत को रेगुलाइजेशन कमेटी थी, लैंड रेगुलाइजेशन कमेटी, उन्होंने वो ज़मीन दूसरे सेक्टर में यानी सेक्टर 40 में और देह भी दूसरी, असल ज़मीन जो देह थोमेंग में हुई थी लेकिन ये उन्होंने दूसरे देह सफूरा में उसको रेगुलाइज करने का आर्डर कर दिया। लेकिन उस वक्त के जो सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन थे जावेद हनीफ साहब, उसने उस पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि एक इलाके की ज़मीन दूसरे इलाके में कैसे रेगुलाइज हो सकती है, तो उसने एतराज़ किया। लेकिन 2016 में आकर आफ्ताब मेमन साहब ने उस ज़मीन की गलत रेगुलाइजेशन का आर्डर जारी कर दिया और बाद में ये हुआ कि वो ज़मीन जो है उसकी जो रेगुलाइजेशन आर्डर के लिए चालान भरा गया 73 लाख रुपया, जिस तरह आपने बताया, वो पता चला कि वो ओमनी ग्रुप जाली जो बेनामी अकाउंट्स हैं उनमें से भरा गया। यही मैं पूछना चाह रहा था कि ये तो हो गया मामला, अब बेनामी अकाउंट्स या ये मनी लॉन्ड्रिंग केस या जाली अकाउंट्स, इनसे क्या लिंक है? इनका लिंक ये है कि ये जो पैसे आए हैं बेनामी अकाउंट से 73 लाख रुपए की जो पेमेंट है, तो असल में केस निकला ही वहाँ से कि जब ये बेनामी अकाउंट्स की छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि ये एक 73 लाख की जो हुई है ट्रांजेक्शन, ये हुकूमत सिंध का एक चालान भरा गया ज़मीन की अदायगी का। तो पता चला कि ये तो ज़मीन कौन सी है। फिर उस पर जब गए इन्वेस्टिगेटर तो ये वहाँ पर गए, ये कोई यूनिस सिस्टम की नाम से एक पूरा मनी लॉन्ड्रिंग की GIT ने निकाला है जो ज़मीनों की अरबों रुपयों की ज़मीनों की मतलब अलाटमेंट और ट्रांजेक्शन हुई जो मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट में बेनामी अकाउंट में, ये ज़मीन भी उस यूनिस सिस्टम का हिस्सा है। शब्बीर बम्बाट, आपने सुना होगा, काफ़ी नाम है शब्बीर बम्बाट, यूनिस सिस्टम, ये उसी मतलब सिस्टम की ज़मीन का एक केस है और आफ्ताब मेमन इसका एक मरकजी किरदार है। तो ये कह सकते हैं कि अब इसका मतलब ये है कि इस केस के दायरे में सिंध हुकूमत और उसकी अहम शख्सियात भी आएंगी। बिल्कुल आ सकती हैं, लेकिन इसमें आम बात ये भी है कि अब इस केस में हुकूमत सिंध के कुछ अहम अफसरान को वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। इस केस के में अहम एक जो करैक्टर है वो ये है कि उस वक्त का जो डिप्टी कमिश्नर था मोहम्मद अली शाह साहब, उसने ये रिपोर्ट दी थी कि ये ज़मीन सेक्टर 47 में नहीं 40 में है और ये पोजीशन में है, यानी कि जो अलाटी है उसके पोजीशन में है। तो वो मोहम्मद अली शाह साहब पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद में नेब के पास हैं, उनसे इंट्रोगेट कर रहे हैं और पीर को फिर उनको बुलाया है। हमारी इत्तला ये है कि ज़्यादातर इम्कान ये है कि वो वादा माफ गवाह बनाएंगे और वो बताएंगे कि वो किसके कहने पे उसने गलत रिपोर्ट दी और ये गलत अलाटमेंट कराई जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, और ये लिंक जाके फिर दायरा हुकूमत सिंध के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बड़े हैं उनसे भी जाके मिलेंगे। तो इस तरह ये केस यकीनन उनके लिए तशवीश का बायस बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर। तो यह है वो मामला जिसने मजीद दबाव बढ़ा दिया है सिंध हुकूमत पर, इसकी क़यादत पर, और ऐसे आलम में, ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध के ज़िला थरपारकर में पीपल्स पार्टी के गढ़ में पहुँचे, पीपल्स पार्टी को वहाँ चैलेंज किया। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को यू टर्न का सियासी सबक पढ़ाया और आसिफ अली जरदारी को यू टर्न ना लेने के नुकसानात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद पहली मरतबा 18वीं तरमीम पर विफाकी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से भी अवाम को आगाह किया। 18वीं तरमीम के बाद तकरीबन सारे इख्तियारात सूबे के पास चले गए।
और सूबों के पास अब जितना पैसा कभी पहले नहीं था, और फेडरल गवर्नमेंट तो बैंकक्रप्ट है। 18वीं तरमीम में सारा पैसा भी चला गया है सूबों के पास। टोटल पैसा फेडरल गवर्नमेंट के पास है सालाना 5,500 अरब रुपया। इसमें से तकरीबन 2,000 अरब रुपया सिर्फ कर्जों की किस्तों पे जाता है, 2,500 अरब रुपया सूबों को चला जाता है, 1,700 अरब रुपया सिक्योरिटी और फौज को चला जाता है। तो फेडरल गवर्नमेंट तो शुरू ही होती है 600 अरब रुपए के खसारे से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सिंध में नया दौर आने वाला है। अब उनका फोकस सिंध है और वो सिंध के हर जिले में जाएंगे और सिंध को करप्ट हुक्मरानों से बचाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सवाल उठाया कि 10 साल के दौरान सिंध के तरक्याती कामों का पैसा कहां खर्च हुआ, ये सिंध के लोग बेहतर जानते हैं। जो 10 साल में सिंध में हुआ है, सिंध का हाल देखें कि 10 सालों में सिंध में 5,300 अरब रुपया सिंध में खर्च हुआ है। जो डेवलपमेंट बजट था वो 1,500 अरब रुपया था। ये पैसा किधर गया है, सिंध के लोग सब बेहतर जानते हैं। मैं सिंध के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं। हमें मौका नहीं मिला इलेक्शन में कैंपेन करने का। कराची में हमने कैंपेन की और अल्लाह का शुक्र है कि कराची में एक इनकलाबी तब्दीली आई, लेकिन अंदरूनी सिंध में मौका नहीं मिला। आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि अंदरूनी सिंध में अब तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश करेगी, हर जिले में जाएगी। इंशाल्लाह सिंध में नया दौर आने वाला है। हम पूरे सिंध में कैंपेन करेंगे। बहुत अहम बात है कि वजीर आज़म इमरान खान ने थरपारकर में पीपल्स पार्टी के विकेट पर सिर्फ चौके छक्के ही नहीं लगाए, बल्कि कप्तान ने पीपल्स पार्टी के होम ग्राउंड में तरक्याती मंसूबों की फील्डिंग भी लगा दी। उन्होंने थर के अवाम के इलाज मुआवजे के लिए हेल्थ कार्ड्स, आरओ प्लांट्स और मोबाइल अस्पतालों का ऐलान किया। 2 मोबाइल अस्पताल अभी इंशाल्लाह वो काम शुरू कर देंगे सारे थरपाकर में। उसके अलावा 4 एम्बुलेंसेस दूंगा और वो भी इंशाल्लाह फौरी तौर पे आपको मिलेगी। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस, इंसाफ हेल्थ कार्ड जो आज इंशाल्लाह आज से 1,12,000 घरानों को मिलेंगे, अफराद को नहीं, पूरे घर को। अगर कोई किसी किस्म की बीमारी होती है 7,20,000 रुपया उस घर के पास होगा। किसी किस्म का इलाज किसी अस्पताल में जाके करवा सकता है। दूर दराज इलाकों में पीने का पानी नहीं मिलता। मैं आज 100 आरओ प्लांट्स तो अभी आपको सैंक्शन करता हूं और इंशाल्लाह आते साथ ही आपको 100 प्लांट्स लगाएंगे। सोलर से बिजली, जो सूरज से बिजली बनती है, वो दुनिया में सस्ती होती जा रही है। ये सबसे बेहतर और आसान तरीका है थर के लोगों को, थरपाकर के लोगों को बिजली देने का, और इंशाल्लाह ये हम मजीद आपकी मदद करेंगे। इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। इमरान खान साहब ने कहा कि सूबों को पैसा देने के बाद विफाक के पास कुछ बचता ही नहीं है। 18वीं तरमीम की मुखालफत में आज उन्होंने बात की है। पहले भी ये बात होती रही है, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज पहली मरतबा 18वीं तरमीम से मुताल्लिक़ ये बात कही है। कितनी अहमियत की हामिल है ये बात आपकी नज़र में? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि किसी भी तरमीम के हवाले से इज़हार ख्याल करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर वाकई हुकूमत समझती है कि 18वीं तरमीम पे उसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वो कोई चीज़ करना चाहती है, कोई नई तरमीम लाना चाहती है, तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट सबसे बेहतर है। लेकिन एक तो ये कि उन्होंने आज खुलकर ये बात कर दी, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है या PTI है वो आना चाह रही है? और फिर उन्होंने एक ऐसे मौके पे बात की है कि वो सिंध के दौरे पर हैं और सिंध में 18वीं तरमीम के हवाले से जो है वो बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ है सिंध का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही नहीं, दीगर अपोजिशन जमातों का भी बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ है। दूसरी बात यह कि वो जब ये कह रहे हैं कि विफाक के पास पैसा नहीं रहता, तो सिंध का एतराज़ भी तो यही है कि सिंध को वो पैसा मिल ही नहीं रहा जो विफाक उनसे वादा करती है।
तो इसका बेहतर फोरम जो है वो या तो वो NFC आप उसकी मीटिंग बुलाएं या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बुलाएं। अगर इमरान खान साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना चाहते हैं, वफाक को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, तो फिर खुल के बरमला अंदाज में बात करें और तरमीम लेकर आएँ। अगर कोई इसमें 18वीं तरमीम के अंदर कोई आपने चीज़ें लेकर आनी है, बेहतर लेकर आनी है, बेहतर तरमीम लेकर आएँ। लेकिन इस तरीके से जब बात की जाती है और एक ऐसे ख़ास माहौल में बात की जाती है कि जब ऑलरेडी जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें एक नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है, तो इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीज़ें इस स्टेज पर बात करना और फिर सिंध के दौरे में, तो मेरा ख्याल है उसके हवाले से चीज़ें किसी हद तक PTI के हक़ में नहीं जाएंगी। आज उन्होंने थर में जो जलसा किया उसमें बहुत सी उन्होंने सियासी बातों के अलावा ये बात भी की कि सिंध के अंदर उन्होंने ये तो कहा कि हमने सिंध का जो दारुल खिलाफा है कराची उसमें खातिर खा कामयाबी हासिल की, लेकिन अंदरून सिंध उनका कहना ये था कि हमने टाइम नहीं दिया या हमने काम नहीं किया है जी। और एक ऐसे मौके पे वो आए हैं जब मैं आपसे एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो ऐसे वक्त में जब टेंशन भी है, दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है, 18वीं तरमीम पर सिंध में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इस पर रिएक्शन भी सामने आता है। इमरान खान साहब ने थर का इंतखाब किया, इलेक्शन जीतने के बाद पहला जलसा यहाँ पर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं पूरा फोकस सिंध पे अब रखूँगा। तो आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान आप सियासत किस तरह की देख रहे हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ के पास तो बड़ा टाइम था। ये पिछले 5 साल जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसके बाद PMLN की गवर्नमेंट थी, लेकिन उन्हें सिंध के अंदर मजमूई तौर पे तंजीमी मसाइल का शिद्दत से सामना है। अभी भी जब उनके दौरे से आने से चंद दिन पहले उनके सिंध के सदर ने इस्तीफ़ा, अमीर बख्श भुट्टो साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, पार्टी छोड़ दी। इससे पहले भी माजी में भी लोग पार्टी छोड़ के, तो क्योंकि इमरान खान की अपनी जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो सिंध के अंदर नहीं रही। एक ज़माने में बीच में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अंदरून सिंध जाके बड़ा काम किया था, लेकिन उनको वो खातिर खा हिमायत नहीं मिल सकी, तो उन्हें बिल्कुल नए लोगों का इंतखाब करना पड़ेगा, नए लोग लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि उनके जो अलाइज हैं सिंध के अंदर वो सारे वो लोग हैं जो आजमाए हुए हैं और उनके बारे में मजमूई तौर पे सिंध में कोई बहुत अच्छा तासुर नहीं है, चाहे वो लियाकत जतोई साहब की सूरत में हो, चाहे उनके दीगर अलाइज हों, पीर पगाड़ा साहब की, उनकी एक ख़ास पॉलिटिक्स रही है सिंध के अंदर जो एंटाई पीपल्स पार्टी रही है, लेकिन उन्होंने उस पॉलिटिक्स को सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के तौर पे डील किया है। उन्होंने अंदरून सिंध जाके कभी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं रहे। आज भी इमरान खान अगर थर आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, और जिस तरह के उन्होंने सेहत कार्ड इशू किए हैं, 1 लाख से ज़्यादा सेहत कार्ड इशू का ऐलान किया है, इस तरह की चीज़ें वो आगे जाके भी करें, वो लाड़काना भी जाएं, वो सक्खर भी जाएं, वो सिंध के दीगर शहरों में भी जाएं, वो एक ख़ास कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ठीक, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आज भी अगर उनके स्टेज पर देखें आप, तो शाह महमूद कुरैशी के अलावा आप बताएं कि उस स्टेज के ऊपर जो सिंध के जो सियासतदान हैं या PTI के लोग हैं वो किधर थे वो। तो मेरा ख्याल है उन्हें अगर सिंध के अंदर सही मानों में उन्हें संजीदा पीपल्स पार्टी को चैलेंज करना है, और चैलेंज करने के बड़े मौके हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर रही, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ के लोकल लोगों को एक्टिव करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जब आपने कराची से वोट लिया है और आप थर में खड़े होकर ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया और सियासी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो आप सिंध में डिलीवर नहीं कर पा रहे क्योंकि पीपल्स पार्टी से आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, तो आप सिंध में कैसे डिलीवर करेंगे? इसका फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, क्या नुकसान होगा? देखिए, अगर वो मुतवातिर जो है वो हर महीने या 2 महीने में सिंध का दौरा करें, आए, जाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पीपल्स पार्टी के और PTI के चेयरमैन भी हैं। ये हम अक्सर बात करते रहते हैं कि जो लोग पार्टीज़ अपने मंशूर में तो ये रखती हैं कि जब वो बरसर इक़्तिदार आएंगी तो पार्टी और गवर्नमेंट को अलग अलग कर दिया जाएगा, लेकिन फिर नज़र वही आता है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, वो सब साथ ही मिला के चलते हैं। तो क्योंकि वो खुद वक्त नहीं दे पाते इतना, तो उन्हें एक ऐसी टीम ज़रूर तश्कील देनी पड़ेगी, और बदकिस्मती से इतने सालों में नहीं तश्कील पाई सिंध के अंदर PTI की वो टीम जो वाकई कोई कुछ डिलीवर कर पाए।
इसी वजह से कभी वो किसी पुरानी पीपल्स पार्टी का आदमी कोई छोड़कर आ जाए या नेशनलिस्ट को ले लेते हैं। तो उन्होंने खुद तवज्जो नहीं दी है। जब तक वो खुद कुछ वक्त नहीं देंगे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी पीटीआई की तंजीमी मामलात जो है वो ऐसे ही रहेंगे। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए कराची में फिर पार्टी मुतहर्रिक हुई और उसके जो रिज़ल्ट्स आए उस पर भले दो लोग सवाल करें, लेकिन 2013 का जो वेव थी उसने 2018 में आके डिलीवर किया। तो कराची में तो नज़र आता है कि पीटीआई ने चाहे बाय डिफ़ॉल्ट किसी वजह से भी पीटीआई को लोगों ने वोट दिया। 2013 में क्लियर इंडिकेशन थी कि 8 लाख वोट पड़े और 2018 में ठीक है ये कह सकते हैं आप कि जी 14 सीटें, शायद 14 सीटों पे सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने बिलावल भुट्टो को लियारी में शिकस्त दी, उन्होंने MQM के बड़े बड़े रहनुमाओं को शिकस्त दी। तो एक रिज़ल्ट उन्होंने दिया। लेकिन कराची से अगर आप बाहर चले जाएँ, सिंध के अंदर हैदराबाद चले जाएँ या फिर दीगर शहरों में चले जाएँ, तो हमें पीटीआई का वजूद नहीं नज़र आता। इसलिए इस तरफ इमरान खान ने उस तरीके से तवज्जो नहीं दी जिस तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में तवज्जो दी है या पंजाब के अंदर उन्होंने तवज्जो दी है। तो मेरा ख्याल है सिंध में अगर उन्होंने सियासत करनी है और पीपल्स पार्टी को चैलेंज करना है तो फिर यहाँ आके कुछ दिन उन्हें गुजारने पड़ेंगे। अच्छा मज़हर साहब, कराची में भी इलेक्शन जीतने के बाद, वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने 2 मरतबा तशरीफ़ लाए हैं और आकर फिर उन्होंने उन्हीं अज़म का इजहार किया, पैकेज को दोहराया, कराची के लिए बेहतरी की बातें ज़रूर की, लेकिन अमली तौर पर कुछ हुआ नहीं। एक तो बहुत बार आए नहीं, जितना वो लाहौर तशरीफ़ लेके जाते हैं इस तसलसल के साथ वो कराची में नहीं आए। दूसरा ये कि उनकी जो बातें थी वो मटेरियलाइज नहीं हुई हैं। तो 2013 के इलेक्शन के बाद लोगों को ये शिकायत थी कि पीटीआई ने कराची को छोड़ दिया है। क्या वही गलती एक मरतबा पीटीआई दोहराती नज़र नहीं आ रही है? देखिए ये ख़ुद पीटीआई में जो कराची के उनके MNAs हैं, बाद MNAs हैं, उनको ख़ुद भी ये शिकायत है, उनको ख़ुद भी ये वो है कि जिस तरीके से वफाक को शायद कराची में पीटीआई ने इतना उनके नज़दीक, और वो राइटली क्लेम भी कर सकते हैं कि कराची ने इतना बड़ा रिज़ल्ट दिया, लेकिन उसके बाद आज 6-7 महीने हो गए हैं। 6-7 महीने में आपने कराची में आके कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया, कोई उस तरीके से आप उन एरियाज़ में नहीं गए जिन एरियाज़ ने आपको वोट दिया है, ना पीटीआई के। तो पीटीआई के MNAs का मसला ये कि वो क्या लेके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाएं। वो ना गवर्नर साहब के ज़ाहिर है उनके इख्तियारात महदूद हैं, वो कुछ वो नहीं कर सकते, लेकिन वफाक कर सकता है। तो इमरान खान को इन 6-7 महीने में कम से कम 4-5 विज़िट करने चाहिए थे, इसलिए कि कराची ने उनकी पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, जो कि मैंडेट वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने वो किया। लियारी की असद उमर साहब ने असेंबली में बात की, ज़रा शकूर शाह से जाके पूछें तो कि लियारी में पीटीआई ने उसके बाद क्या किया है। तो आप ऐसी जगह पे जहां उसने इतना बड़ा रिजल्ट दिया, उसको तो वफाकी काबीना में होना चाहिए था, क्योंकि उसने बिलावल भुट्टो को लियारी के अंदर हराया है। ये कोई मामूली रिजल्ट नहीं था, चाहे उस पर 2 पीपल्स पार्टी कुछ भी सवाल करे, लेकिन पीटीआई के नुक्ता नज़र से ये बहुत बड़ा रिजल्ट था। और इसी तरीके से और कॉन्स्टिट्यूंसीज भी आप अगर उठा के देखें तो मेरा ख्याल है कराची को इमरान खान साहब शायद लाइटली ले रहे हैं। सिंध हुकूमत के साथ उनके जो भी मामलात हों उसको वो बैठ के रिजॉल्व करें, इस तरह की टेंशन क्रिएट करके। जाहिर है जब आप कशीदगी क्रिएट करेंगे तो सिंध गवर्नमेंट प्रॉब्लम भी करेगी आपके लिए उसने, लेकिन अब तक सिंध गवर्नमेंट ने उस तरह प्रॉब्लम नहीं की। सिर्फ उन्होंने सवालात उठाए कि जी सिंध का इतना हक बनता है वो नहीं दिया गया। वफाकी हुकूमत के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी सही मानों में तवज्जो नहीं है। अली जैदी साहब कितनी मरतबा आके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो घूमते हैं वफाकी वजीर। तो मेरा ख्याल है कराची को अगर उन्होंने रिटेन करना है आइंदा इलेक्शन के लिए, और आइंदा इलेक्शन ही नहीं, अभी अगले साल लोकल बॉडीज इलेक्शन होने हैं या इसी साल के आखिर में, तो फिर लोकल बॉडीज इलेक्शन में पीटीआई के लोग क्या चीज़ लेकर जाएंगे कि उन्होंने क्या डिलीवर किया है इतने अरसे में। तो मेरा ख्याल है इमरान खान ज़रूर बहुत बिजी हैं, बहुत ज़्यादा वो उनके ऊपर और बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिस पे तवज्जो नहीं दे रहे। तो कोई तो हो, सदर मुमलिकत भी कराची के हैं, गवर्नर भी कराची के हैं, लेकिन कराची को ऐसा कुछ मिल नहीं रहा उस तरीके से। और ये उनके MNAs प्राइवेटली ये बात करते हैं कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या मैसेज लेकर जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब। स्पेसिफिकली बात की सिंध की, कराची की, लेकिन ये माहौल सिर्फ सिंध और कराची का ही नहीं है, पूरे मुल्क में यकजहती की ज़रूरत
पड़ेगी हुकूमत को, लेकिन ये समझ नहीं आता कभी कभार कि ऑपोजिशन कौन है और हुकूमत कौन। हुकूमत भी ऑपोजिशन की तरह ही बिहेव करती है। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हालिया पाक भारत कशीदगी और मोदी सरकार के जंगी जुनून ने जहां पूरी कौम को सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह यकजा किया, वहीं हुक्मरान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी पार्टियों को भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया था। लेकिन अब हुकूमत और अपोजिशन में पैदा होने वाली हम आहंगी में दरारें नजर आने लगी हैं। वजीर आजम इमरान खान ने आज सिंध के इलाके थर में जलसे के दौरान पीपल्स पार्टी पर ताक ताक कर निशाने लगाए, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पर करप्शन के हवाले से सख्त तनकीद की। एक लीडर कैसे बना? अपना नाम बदल के जरदारी से फोटो बन के लीडर बन गया। उसको पता ही नहीं कि जद्दोजहद क्या होती है। लीडर ऐसे कागज की पर्ची से लीडर नहीं बनते। लीडर एक जद्दोजहद करके बनता है, एक नजरिए पे लीडर खड़ा होता है। बिलावल भुट्टो ने एक और बात की, उन्होंने बार बार तंज करते हैं इमरान खान यू टर्न करता है। बिलावल भुट्टो अगर तुम जद्दोजहद करते तो तुम्हें पता चलता कि लीडर जद्दोजहद में यू टर्न करता है अपने मकसद पे पहुंचने के लिए। अभी तकरीर की बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की असेंबली में अंग्रेजी में तकरीर कर दी। अब बिलावल भुट्टो क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं फिरे, उनको यही नहीं पता कि यहाँ बड़े कम लोगों को अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी में तकरीर कर रहे हैं पाकिस्तान में अवाम को अंग्रेजी आती नहीं, और जो अंग्रेजी बिलावल भुट्टो ने बोली वो असेंबली में भी ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आई। बुध को कौमी असेंबली के इजलास में भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कुछ अरसे के वक्फे के बाद हुकूमत के खिलाफ तोपों के दहाने एक बार फिर खोल दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने बुध को ऐवान में हुकूमत के खिलाफ धुआंधार खिताब किया, जिसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने भी एक तकरीब से खिताब के दौरान उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। तो पुराने मैं इनकी जब शक्लें देखता हूँ, अभी कोई एक बड़ा मोतबर टीवी पे कल असेंबली में तकरीर कर रहा था, मैं अब उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि कोई शर्म नहीं आ रही इसको तकरीर करते हुए कि आपने अपने 5 सालों में 15,000 अरब से कर्जा ले गए 30,000 अरब पे, और हमें 5 महीने में कह रहे हैं कि हम जो आपने तबाही मचाई है हम आके उसको ठीक कर दें। कोई शर्म नहीं थी। बड़ा मोतबर शक्ल बना के कोई कायदे आजम जिस तरह की शक्ल बना के और तकरीर कर रहा है। तलखी और इल्जामात सिर्फ क़यादत तक ही महदूद नहीं, बल्कि अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं ने भी हुकूमत के खिलाफ कड़ा लहजा अपना लिया है और हुकूमती कारकर्दगी और रहनुमाओं पर तनकीद शुरू कर दी है। The government came into power on the promise of tabdili. It has given us electricity price bomb, gas price bomb, and inflationary pressure like we haven't seen for many years. This government is trying to run the country on peakonomics while being deaf, dumb, and blind to the plight of the average Pakistani. वो कहते हैं मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगा, और वो मांगने के एक बैनुल-अक़वामी सर्किट पे कशकोल लेकर निकल जाते हैं। रिजर्व्स हैं वो मुसलसल सऊदी अरब और चीन और किस किस से पकड़ धकड़ कर मांगे धागे से हम बैलेंस कर रहे हैं, और अब IMF के प्रोग्राम पे जाने वाले हैं। जो इनके आसार हैं, उन आसार को देख के मैं कहने पे मजबूर हूँ कि ना ये कंपनी चली है 7 महीनों में, और ना ये कंपनी चलने वाली है। ये है आपकी कामयाबी। मैशत का बेड़ा गर्क है, खारजा पॉलिसी का बेड़ा गर्क है। 50 इदारों को बेचने की बात की है। ये 50 इदारों के मुलाजमीन कहाँ जाएंगे? क्या क्या बेचोगे? मिलाकर आप खुद को भी बेचोगे तो भी इस मुल्क की मैशत बेहतर नहीं कर सकोगे। PTI की मौजूदा हुकूमत का खात्मा पुरसुकून नहीं होगा। ये है आज की सूरत हाल। सियासी मंजरनामा इस हद तक गर्म है, लेकिन चंद रोज़ पहले खुसूसन भारतीय तैयारा गिराने के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी पार्टियां, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातें यकज़बान थीं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का पॉलिसी बयान भी पूरी यकजहती के साथ सुना गया था।
मैं अपनी पार्लियामेंट्री अपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक ऐसा वक्त जब पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट है तो सारी हमारी कौम इकट्ठी है। A very clear message to Delhi and Narendra Modi, loud and clear, that Pakistan is united. हम सब ये एक परचम के तले एक हैं, कौम पूरी को साथ मिला के पहाड़ की चोटी की तरह खड़े रहेंगे। जितनी भी सियासी खिलाफात है उसके बावजूद पूरी कौम एक साथ खड़ी है। आज पूरी कौम की जो लीडरशिप है वो इकट्ठी है, एक साथ है। जहाँ पर मुल्क की सलामती का मसला उठता है वहाँ पर फिर मेरे ख्याल से पार्टीज पीछे चली जाती हैं और सबसे पहले मुल्क आता है, सबसे पहले पाकिस्तान आता है। आज हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम सब शीशा बुलाए हुए दीवार। हुकूमत के लिए बड़ा अच्छा मौका था कि इस यकजहती को, इस यगानगत को साथ लेकर चलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सियासी इंतशार बढ़ता नजर आ रहा है। यानी बयानबाजी तो शुरू हो चुकी है और ये बयानबाजी कहां तक जाती है, हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा इस दर्जा हरारत के साथ पार्लियामेंट को चलाना, कानून साजी करना, मामलात को आगे लेकर चलना। हमारे साथ मौजूद है फ़हाद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हाद हुसैन साहब। एक अच्छा मौका था हुकूमत के लिए जब पूरी कौम यकजा थी, पार्लियामेंट यकज़बान होकर बात कर रही थी, लेकिन चंद ही रोज़ गुजरे कि पूरा का पूरा मंजरनामा एक बार फिर तब्दील हो गया। हुकूमत ने बड़ा अच्छा मौका शायद ज़ाया कर दिया। वजह क्या आपको मालूम होती है कि ऐसा हुआ क्यों? मसूद, मेरा ख्याल है इन्होंने मौका ज़ाया नहीं किया और उसकी वजह यह है कि ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन को डिस्क्रेडिट किया जाए। मेरा ख्याल है कि ये जो जिस तरीके से हुकूमत यकदम ऑपोजिशन पे हमला आवर हुई है, भारत पे हमला आवर होने के बाद, यानी भारत के हमले का जवाब देने के बाद, अब उन्होंने जब तोपों के दाने ऑपोजिशन की तरफ खोले हैं तो ये जानबूझ के किया है, ये सोच समझ के किया है। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखें, ये बिल्कुल क्लियर चीज़ है कि पीटीआई ने ऑपोजिशन को बहैसियत ऑपोजिशन एक्सेप्ट नहीं किया। वो इस ऑपोजिशन को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि आप देखें कि जितने अरसे से, कई सालों से जो पीटीआई की सियासत बन रही है और जिस सियासत की बुनियाद पे वो आज इक़्तिदार में है, वो सियासत है ये कि हमारे अलावा तमाम लोग जो हैं वो चोर हैं और डाकू हैं, और क्योंकि ये चोर हैं और डाकू हैं और ये मुल्क को बेच खाए हैं, इसलिए नए पाकिस्तान में एक नई हुकूमत होगी। ये इनकी सियासत है। इस सियासत में ऑपोजिशन को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इस सियासत में जब तक ऑपोजिशन को मुकम्मल तौर पर डिस्क्रेडिट नहीं किया जाएगा, तब तक पीटीआई की सियासत नहीं चल सकती। इसलिए मुझे ये लगता है मसूद कि ऑपोजिशन को जो है पीटीआई की तरफ से जो पीटीआई का रवैया है वो ये नहीं है कि हमने ऑपोजिशन पे जो है वो इश्यूज पे बात करनी है या इश्यूज पे डिबेट करनी है। वहां पे उन्होंने जातियात पे बात करनी है, क्योंकि वो ऑपोजिशन के लीडर्स को लीडर मानते ही नहीं। ठीक, इन देयर हार्ट्स ऑफ हार्ट्स पीटीआई का ये ख्याल है कि ये ऑपोजिशन के लीडर्स पार्लियामेंट में नहीं होने चाहिए, जेल में होने चाहिए। तो उस डीलेजिटिमाइजेशन की वजह से वो कभी भी इनको साथ लेकर चलने पे तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उनकी अपनी सियासत खराब होगी। तो फासा, वन पार्टी रूल का ख्वाब तो देखा जा सकता है, हकीकत होना इस ख्वाब का तो बहुत मुश्किल मालूम होता है। और अगर इसको हकीकत करने पर पीटीआई तुल जाती है, इमरान खान साहब बज़िद रहते हैं, तो इसका नुकसान किसको है? नुकसान मसूद हमारे सिस्टम को है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत जो है वो ये कहे कि तमाम तर खूबियाँ जो हैं वो हमारे में हैं और हम जो कुछ करें वो दुरुस्त है, और हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं जिनको जमहूरी मैंडेट मिला है ऑपोजिशन करने का, उनको हक नहीं है ऑपोजिशन में बैठने का या पार्लियामान में होने का या सियासत में होने का। रवैया तो यही है। तो आप देखें कि वो एक हमें विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली थी, जिसमें चंद दिनों में पीटीआई और पीटीआई के लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एकदम अपना एक स्टेचर बढ़ाया और भारत के साथ जो हमारा एक बहरान पैदा हुआ उसमें मिसाली क़यादत का मुजाहरा किया। लेकिन 24 घंटे के अंदर वो एकदम वापस उस जगह पे आगे खड़े हुए जहां पे वो थे, क्योंकि मेरा ख्याल है उन्होंने कहा कि जनाब, जब मैं बाहर की दुनिया की तरफ देखता हूं तो मेरा रुख और होगा, लेकिन जब मैं मुड़कर
पीछे अपनी अंदरूनी दुनिया की तरफ देखूंगा, अंदरूनी सियासत की तरफ देखूंगा, तो वहां पे मेरी सियासत, मेरा कद, मेरा स्टैचर जो है वो तभी ऊंचा होगा जब ऑपोजिशन का स्टैचर, ऑपोजिशन का कद नीचा होगा। ये जीरो सम गेम है। तो हुकूमत का कद तो पहले ही ऊंचा हो गया, अवाम ने उसे मुंतखब कर लिया, उनको वोट मिल गए, अब उन्हें डिलीवर करना है। मगर ऑपोजिशन को ना मानकर क्या इमरान खान साहब अपने इंतखाबी एजेंडे को, मंशूर को अमली शक्ल में नाफिज भी कर सकते हैं? देखिए मसूद, ये मामला यूं है कि पीटीआई जो मर्जी चाहे, उनके दिल में ये ज़रूर हो कि जनाब हमारे तरफ ऑपोजिशन बेंचेस जो हैं वो खाली होने चाहिए, उनके जहन में शायद हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। एक जमहूरी निज़ाम है, उसमें वो पार्लियामेंट में लोग इलेक्ट हो के आए हैं, उनको आप चोर कहें, डाकू कहें, जो मर्जी कहें, वो वोट लेके आए, वो बैठे हुए हैं, दे आर अ रियलिटी। अब मामला ये है कि अगर पीटीआई ने अपना जो भी अपना इस्लाहात हैं वो करनी है, अगर जो उनका जो डोमेस्टिक एजेंडा है उसको आगे लेके चलना है और वाकई में डिलीवर करना है, तो उनको लेजिस्लेशन के लिए इसी गवर्नमेंट की जरूरत होगी, इसी ऑपोजिशन की जरूरत होगी। अब ये कैसे करेंगे? यानी जब आपने एक्सट्रीम पोजीशन ले ली तो अब आप किस तरीके से सारों को साथ लेकर चलेंगे? यानी ये एक जो यानी क्या है कि दोहरी तलवार है कि एक तरफ जो है आपने कहना है कि जनाब हमने इस्लाहात करनी है और पार्लियामेंट को साथ लेकर चलेंगे, एक तरफ आपने कहना है कि जी आप तो हैं ही चोर और डाकू। ये अभी तक इनका बड़ा टेस्ट लेजिस्लेशन का आया नहीं है। जब आएगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो इनका रवैया है उसमें कुछ हद तक तब्दीली आएगी। मगर ज़्यादा एग्रेसिव रवैया तहरीक इंसाफ का ही होता है और हुकूमत होते हुए भी लगता यह है कि वो अपोजिशन की तरह बिहेव कर रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है, लिहाजा वो इस तरह का रवैया इख्तियार करती है। मामला डिलीवरेंस का है, उनको नज़र आता है कि हमारे मसाइल हैं, डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आवाम में हमें जाना है, उसको जवाब देना है, तो ये रवैया हम इख्तियार करें। क्या ये वजह हो सकती है इसकी? ये देखिए, ये जो डिलीवरी का मामला है मसूद, ये हमें दोनों तरफ नज़र आ रहा है। पहली बात तो ये है कि देखिए इंडिया के हवाले से, यानी पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अपोजिशन और पाकिस्तानी कौम जब एक हुई तो हमने इस क्राइसिस में को बड़ी कामयाबी से डील किया और माशाल्लाह हर हवाले से हम जो है वो वी हैव कम आउट लुकिंग बेटर। लेकिन जब आप एक डोमेस्टिक एजेंडा पे आते हैं तो वहाँ तो डिवाइसिवनेस है, वहाँ तो अपोजिशन का मैंडेट है अपोजिशन करना, उनका काम है गवर्नमेंट पे तनकीद करना। अब वहाँ अगर आपने एक्सटर्नल फ्रंट पे डिलीवर कर लिया तो उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है कि अब आप पीटीआई जो है वो डोमेस्टिक फ्रंट पे डिलीवर करे। लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं, वो इस तरह के प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें जो है वो आपकी अच्छी जो फोर्सेस हैं वो आके आपको बचा देंगी। आपने मईशत को संभालना है, आपने आईएमएफ पे अब जाना पड़ रहा है और ये साबित हो रहा है कि पीटीआई की गलत पॉलिसी थी जो उन्होंने 6, 7, 8 महीने लटकाया। आपने मजीद इस्लाहात जो हैं उनको आगे बढ़ाना है, आपने टैक्स मशीनरी को ठीक करना है। ये तमाम वो बातें हैं जिनका ये हमेशा जिक्र करते रहते कि हम कर पाएंगे, लेकिन अभी तक नजर तो नहीं आ रहा। तो जब तक ये डिलीवर नहीं करेंगे इन पर तनकीद तो होगी। लेकिन मसला मसूद ये है कि दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी तो डिलीवर नहीं कर पा रही। आपको नजर आ रहा है कि वो इस तरह की दबंग किस्म की ऑपोजिशन कर रही है कि उन्होंने गवर्नमेंट को आगे लगाया हो। मुझे लगता है गवर्नमेंट बड़ी रिलैक्स होकर बैठी हुई है। तो अगर गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही हुक्मरानी में, तो ऑपोजिशन भी डिलीवर नहीं कर रही ऑपोजिशन करने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फ़ाहद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन। गुफ्तगू आपने सुनी। एक तरफ अपोजिशन भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह से उसे करना चाहिए और हुकूमत भी नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी हुकूमत का भरपूर दबाव अपोजिशन के ऊपर है। लेकिन आवाम ये भी देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिलीवर किस तरह से करेगी इतने ज़बरदस्त किस्म के टेम्परेचर में जहां पर सियासी जमातें एक साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे एमनेस्टी स्कीम की बातें हो रही हैं। हुकूमत, खुद वज़ीर आज़म भी ताजिर बरादरी से मिले हैं, तजवीज़ मांगी जा रही हैं नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम की। किस तरह की ये स्कीम हो सकती है, इसके खदोखाल क्या हो सकते हैं, आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। जाली बैंक अकाउंट्स और बेनामी जायदादें पाकिस्तान की मईशत का खुला मगर संगीन राज हैं। साथ ही ये भी एक हकीकत है कि फाइनेंशियल एमनेस्टी के बगैर खरबों रुपए के असासों को दस्तावेजी मईशत में लाना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए मुल्क में एक और फाइनेंशियल एमनेस्टी की खबरें अब गर्दिश कर रही हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू कर दिया है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने सनतकारों कारोबारी बिरादरी की तजवीज़ पर नई एमनेस्टी से मुताल्लिक़ तहरीरी सिफारिशात तलब कर ली हैं। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत दस्तावेजी मईशत के फ़रोग़ और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जामे मनसूबाबंदी कर रही है। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ नई टैक्स एमनेस्टी लाने पर गौर शुरू कर चुकी हैं। इतलात ये भी हैं कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम सनदी शोबे के लिए लाई जाएगी, जिसके तहत सनतकार अपने छुपे हुए असासे जाहिर कर सकेंगे। असासे जाहिर करने की सूरत में कोई इजाफी टैक्स नहीं लिया जाएगा। जाहिर की जाने वाली रकम को अपने ही कारोबार को वसअत देने में इस्तेमाल करना होगा, जबकि रकम को बरामदात में इजाफे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। पीर को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सरबराहान, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, एप्टेमा, स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के ओहदेदारों ने मुलाकात की थी और इस मौके पर वज़ीर ख़जाना असद उमर भी मौजूद थे। वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार, मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पिछले साल अप्रैल में 80 रोज़ के लिए पाकिस्तान में 8वीं बार फाइनेंशियल एमनेस्टी दी थी, जिसके तहत तकरीबन 60,000 मुकामी लोग और 6,000 बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने लगभग 2,000 अरब रुपए के असासे जाहिर किए थे, जिससे मुल्क के ख़जाने को तकरीबन 125 अरब रुपए का टैक्स मिला था। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद इस्माइल मगदा साहब, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मगदा साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की, आप भी उसमें शामिल थे, 2 बार ये मुलाकातें हुई। खबर यह आई कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम के हवाले से बातचीत की जा रही है, मुख्तलिफ कारोबारी हलकों चैम्बर से तजावीज़ तलब की जा रही हैं। क्या आपके पास इत्तलात हैं कि हुकूमत की इस बार तरजीहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें कॉल ऑन मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और जब हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारी मीटिंग जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहला सवाल हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये था कि क्योंकि शराय नमू जो है वो बढ़ नहीं रही है, तो उसके बढ़ने के आपके पास क्या तरीक़ेकार हैं, वो मशावरत के लिए उन्होंने बुलाया। तो क्योंकि आपका ये इसके अंदर में कोई अदर रिफॉर्म्स तो है नहीं, और शराय नमू बढ़ेगी जब आपके पास कोई कैश लिक्विडिटी होगी। तो कैश लिक्विडिटी जो है वो बिल्कुल स्टकअप है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, और उसकी डिफरेंट रीज़न सबको पता है। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कि इसका हल क्या है। तो उसका हल हमने ये बताया कि सर आप एक एमनेस्टी स्कीम कॉल कर लें, और उस एमनेस्टी का काम ये होगा कि जिस तरह पिछली एमनेस्टी आई थी और उसके अंदर में जितने रिपरकशंस हुए थे वो ना हो, और वो सिंपल हो, और लोगों को इसके अंदर में जो आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की आप बात करते हैं वो आसानी इख्तियार कर दें। तो लोगों के पास पैसे अल्हम्दुलिल्लाह तो हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि कहीं एफबीआर जो है उनको जो है वो तंग ना करे। तो आपकी सिफारिशात हैं क्या इस सिलसिले में, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप हमें? देखिए, हम ये कहते हैं कि जी ये एमनेस्टी का नाम जो है वो थोड़ा सा आप इस बार एमनेस्टी का वर्डिंग ना दें। अभी हमने तजावीज़ दे रहे हैं कि उसको आप कोई दूसरा नाम दे दें, और उसके अंदर में हमारे करेक्शंस मेजर्स हो जाएं, जिसमें हम अपनी असेसमेंट जो है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर में दे सकें। अब हम इसमें यह कह रहे हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए आप पूरे साल का इनको ये रास्ता दे दें, और आप कोई लिमिटेड अमाउंट जो है इनिशियल ले लें, और पूरे साल आप विंडो ओपन कर दें कि जिसके अंदर में जिसने भी इसके अंदर में फॉल करना है वो इस स्कीम में फॉल कर जाए। क्योंकि इस वक्त जो डेड मनी पड़ी हुई है वो रोटेशन में नहीं आ रही है, तो वो रोल ओवर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आपकी ग्रोथ भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्योंकि पिछले दिनों में ये मामला जो आज 70 साल की हिस्ट्री है उसके अंदर में अगर 1 साल जो है इसमें आप कहें कि जी हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाए, तो ये एक मुमकिन नहीं है। इस वक्त मुमकिन जब ही है कि आप हमें कोई ऐसा कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दे दें जहां हम इस किस्म की जो लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए, और लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो कहीं ना कहीं रख के बैठे हुए हैं वो डरते भी हैं कि बैंक में ना जमा करें, और बैंक में रखते हुए इसलिए डरते हैं कि एफबीआर जो है उसके पास पूरा रिकॉर्ड है। तो बात यह है कि हमारी इकोनॉमी 80% ब्लैक मनी पे है, और 20% जो है हमने कहा हम सच बोलेंगे, आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, और 20% आपकी वाइट इकोनॉमी है। अब 80% की इकोनॉमी ब्लैक मनी को रिकवर करने के लिए कोई ना कोई तो आपने जो है वो एक रोड मैप देना है।
और उस रोड मैप का तरीक़ेकार यही है कि क्योंकि ये सारे पैसे आज पिछले 70 साल में कहीं आप इल्ज़ाम लगाते रहे अंडर इन्वाइसिंग का, तो कहीं स्मगलिंग का, तो कहीं करप्शन का, तो ये सारे पैसे जो हैं वो निकल के वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जब वो गए हैं तो रियल इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश हुई है और इसके बाद आपने देखा कि उसके अंदर में डबलिंग हो गई। अब बात यह है कि इन मामलात को हम किस तरह लेके चलें। इन सूरत हाल में नज़र ये आ रहा है हमें कि हम अगर इस किस्म का अगर गवर्नमेंट जो है कोई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इस तरह फैसिलिटेट कर दे तो जिसको फॉल होना है वो फॉल हो जाए इस स्कीम में और जिसको नहीं होना है ना हो, लेकिन इसका तरीक़ेकार यही होना चाहिए जो हम कह रहे हैं। अच्छा, जो तजवीज़ की जा रही है एमनेस्टी स्कीम या जिस पर गौर ख़ौस हो रहा है, ये सिर्फ सनती शोबे के लिए होगी? ये सबके लिए होगी, लेकिन हमने ये कहा है कि इसको 3 सेगमेंट में लेके आ जाएं कि जी जो आदमी इस अमाउंट को यूटिलाइज करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो उसको फिर आप जो है वो 1 साल का पीरियड दे दें और एक मिनिमम अमाउंट जो है उससे वो एडवांस ले लें। और इसके अलावा जो लोग इसकी टोटल अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी सेक्टर में, लेकिन वो अगर बिजनेस में जाएगा तो उसके लिए आप एमनेस्टी की इंसेंटिव अलग दे दें और जो इसके अलावा अगर खाली करना चाहता है अपना तो उसके लिए वो इंसेंटिव ना हो, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंसेंटिव उसको दें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में और मुल्क की मईशत में कोई रोल प्ले कर रहे हो उन पैसों से। तो ये हमारी दरख्वास्त जो है अब जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप फाइनेंस और कॉमर्स को एक हमारी एक टीम उन्होंने एक बनाई है कि आपस में मिल के अंडरस्टैंडिंग के साथ एक इसका कोई मुसवदा तैयार करें और उस मुसवदे का मकसद ही यही हो कि पब्लिक को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी किस तरह हो। अब काम तो ये था कि आसानी फराम करना है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है, हमारी इंपोर्ट का बिल जो है वो कम करना है और एक्सपोर्ट में जो है वो हमें बढ़ोतरी लेनी है। मगर साहब, माजी में जो टैक्स एमनेस्टी स्कीमें आई उनसे फ़ायदा उठाने वालों को FIA और FPR के नोटिस सर्फे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमत एमनेस्टी दे देती है मगर कानून साजी नहीं करती। इस दफ़ा आपकी क्या तजावीज़ हैं? जी, हमने ये रिकमेंडेशन दी है कि किसी से भी कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर कट एक स्टेटमेंट होना चाहिए और वो आपकी मनी बिल का हिस्सा बनना चाहिए जब आप एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस करेंगे, चाहे उसका कुछ भी और नाम दे दें। उसका मकसद ही सिर्फ यही होगा कि वो लोग जो अपना कोई बिजनेस एक्टिविटी आगे ग्रो करना चाहते हैं जिसमें मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा तो वो उसके अंदर में फॉल करें और इंशाल्लाह जो है वो उसके बारे में उसको कोई सवाल नहीं किया जाएगा। जिस तरह पिछली एमनेस्टी स्कीम में FIA और दूसरे इदारों ने जो है वो हमें बड़ा तंग किया FBR ने, और इसके बाद हम दोबारा यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब के पास लेके गए और ये बात हमने कोट की कि सर जिस तरह पिछली बार हुआ था और फिर आपने एक नोटिफिकेशन निकाला और वो इसलिए कि हमने आपके पास एक दरख्वास्त की कि ये हमारी हम्बल सबमिशन है कि वो एक मनी बिल का हिस्सा था, उसमें भी ये कहा गया था, लेकिन ये दोबारा रिपीट ना हो। अगर आप मनी बिल में लिख भी देते हैं और इसके बाद दोबारा भी अगर ये इसी तरीके की अगर हरकत होगी तो उसके लिए हम चाहेंगे कि कम से कम ये आप गवर्नमेंट के इदारों को ये कम से कम बता दें और इसको कम से कम डॉक्यूमेंटेड कर दें, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाएगी और एक कॉन्फिडेंस मेजर्स भी हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो चुका है और हम ये चाहते हैं कि ये दोबारा कोई चीज़ आए और आप ये समझते हैं कि इसकी ग्रोथ में बढ़ोतरी आ जाए, तो इसका तरीका हमें यही समझ में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मगदा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारी 80% इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है, 20% इकॉनमी है जो दस्तावेजी शक्ल में मौजूद है। अगर हुकूमत 80% इकॉनमी का कुछ हिस्सा भी डॉक्यूमेंटेड करने में कामयाब हो सकती है तो ये उसके लिए बड़े फ़ायदे की बात होगी। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।